वाई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यस, मेरे पास मॉर्निंग है, हो सकता है आप आफ्टरनून में या इवनिंग में क्लास देख रहे हो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A क्या पढ़ा था हमने? अगर कोई सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए या क्लॉज बी या क्लॉज सी के अकॉर्डिंगली सप्लाई प्रूव हो जाती है, तब हमें सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंगली ये चेक करना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A रेफरेंस देता है शेड्यूल 2। तो बेसिकली बच्चे हमें यहाँ पर शेड्यूल 2 को समझना है। पहली बात, ये रिक्वायरमेंट क्यों आई कि हम किसी पर्टिकुलर सप्लाई को गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे या सर्विस कहेंगे? इसका बेस्ट एग्जांपल समझिएगा। जीएसटी से पहले जब हम रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करें, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट में जो फूड सप्लाई किया जाता था ये डबल टैक्स होता था। जो फूड होता था, ठीक है, वो गुड्स, और जो रेस्टोरेंट दे रहा है वो सर्विस, जो एक्टिविटी है रेस्टोरेंट की वो सर्विस। तो पहले जो रेस्टोरेंट का बिल होता था उस बिल पर लगता था वैट, और फिर उस पूरे अमाउंट के ऊपर लगता था हमारे पास सर्विस टैक्स। मतलब वहां पर ये एम्बिग्यूटी थी कि ये जो हमारी रेस्टोरेंट है ये हमारा कवर है वैट में या सर्विस टैक्स में, क्योंकि ये दोनों जगह कवर होता था। और यहां पर एक ही सप्लाई पर बेटा 2 बार टैक्स लग जाता था। तो यहां पर लॉ मेकर ने क्लियर किया कि जहां पर कुछ ऐसी चीजें जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, उन्हें कह दिया क्या ये पर्टिकुलर जो सप्लाई है वो गुड्स की या सर्विसेज की है। हमारे एग्जाम में देखिए, जब हम बात करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की, तो बेटा हमारे एग्जाम में क्योंकि एमसीक्यू है तो एक चीज को बहुत ध्यान रखना, शेड्यूल 2 के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि यहां इन्वेस्टमेंट करने वाला बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो एग्जाम में सिर्फ 4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं यहां पर। नंबर 1, एग्जामिनर आपको कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर शेड्यूल 2। ठीक है, तो वहां पर 3 सप्लाई सर्विसेज की दे रखी होंगी और एक सप्लाई दे रखी होगी गुड्स की, या फिर तीनों ही गुड्स की होंगी और लास्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, या हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, विच, अब यहां पर 3 गुड्स की सप्लाई होंगी, एक सर्विस की होंगी, तो जो सर्विस है वो आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाई ऑफ सर्विस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होता तो यहां पर हम और डिटेल में जा सकते थे। तो यहां पर आपको करना क्या है, देखो वैसे तो अगर आप चेक करोगे तो आपको ये 3 पेज में नजर आएगा, ये पेज 1 है, ये 2 है, ये तीन पेज तक शेड्यूल 2 फैला हुआ है। ठीक है, शेड्यूल 2 में कुल मिलाकर 7 एंट्रीज हैं जिसमें सब एंट्रीज दी गई हैं। ठीक है, मगर आपके स्टडी के इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में उन्होंने क्या करा है, पहले गुड्स को अलग कर दिया फिर सर्विसेज को अलग कर दिया। ठीक है, आप कैसे भी पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इसको उस सीक्वेंस में कराऊंगा जिसमें एक्ट में लिखा हुआ है। और दोबारा कह रहा हूं, यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में याद रखो कि ये जो पर्टिकुलर सप्लाई होती है वो गुड्स की है, ये पर्टिकुलर सप्लाई है सर्विसेज की है। एंड बिलीव मी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लॉजिक काम कर जाएगा। ठीक है, लॉजिक काम कर जाएगा यहां पर। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री, ये आप भी थोड़ा नोट करते जाइएगा, यहां पर मैं एंट्री नंबर लिखवा रहा हूं। दोबारा कह रहा हूं, एंट्री नंबर सिर्फ मैं एक सीक्वेंस के लिए कर रहा हूं, आपको याद रखने की सच कोई जरूरत नहीं है। ना तो एंट्री रखने की जरूरत है याद, ना ही उसका एंट्री नंबर, और ना ही उसका सब एंट्री नंबर याद रखना है। ठीक है, मैं सिर्फ एक सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है ये है 1A, ये है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, देखो एक चीज को समझना, जब भी मूवेबल एसेट की बात करोगे, अब शॉर्ट में समझा देता हूं, अगर मूवेबल एसेट को सेल कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, और अगर मूवेबल एसेट को रेंट पर दे रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। इन शॉर्ट, अगर टाइटल इन गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब ओनरशिप प्लस पोसेशन दोनों ट्रांसफर कर दिया, तो बेसिकली वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा। और जहां पर टाइटल नहीं, केवल और केवल ट्रांसफर किया गया विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, इसका मतलब क्या हुआ कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, सिर्फ पोसेशन ट्रांसफर किया है, टेम्परेरी पोसेशन फॉर द टाइम बिंग आपने ट्रांसफर किया है, तो वो होगी सप्लाई ऑफ सर्विस। तो गुड्स
का अगर टाइटल ट्रांसफर कर दोगे तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगी, और अगर उसको आप टाइटल नहीं, ओनरशिप नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ पोसेशन दोगे, तो क्या होगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। तो पॉइंट 1A है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। तो अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स है तो बेटा उसे माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, आसान शब्दों में सेल। ठीक है, सेल। तो सेल हो गया, चाहे एक्सचेंज हो गया या बार्टर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो जहां पर आप ओनरशिप प्लस पोसेशन दोनों ट्रांसफर कर रहे हैं। एग्जांपल, ए ऑफ दिल्ली डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। A of Delhi deals in electronic goods. He transferred the title of a television set for the agreed consideration to B of Delhi in January 20. In given case, the transfer of title in television shall be considered a supply of goods. उसे supply of goods माना जाएगा। देखो, जब हम गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहे थे तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एक्टिविटी गुड्स है, कौन सी एक्टिविटी सर्विस है। अब हमें ये भी चेक करना है कि जो सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आगे हमें टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना होगा, इन्हीं के बेस पर हमें उसका जो टैक्स रेट है वो डिटरमाइन करना होता है, उसी के बेस पर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी डिटरमाइन करना होता है कि ये भाई सर्विस टैक्सेबल भी है या नहीं है। ओके, तो आसान, तो बेटा ये फर्स्ट पॉइंट क्या याद आपको याद रखना है, टाइटल इन गुड्स। ठीक है, तो जो टाइटल इन गुड्स आसान शब्दों में सेल कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, बार्टर सिस्टम है। ठीक है, गुड्स का। इसका पॉइंट 1B थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पर है, ये है सप्लाई ऑफ सर्विस का सेकंड पॉइंट, ये है बेटा 1B। एक्चुअली यहां पर ये ऊपर नीचे सिर्फ इसलिए हो गए हैं क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में उन्होंने पहले गुड्स को कवर किया फिर सप्लाई ऑफ सर्विस को कवर किया है। बट एक्चुअली जो एंट्री 1 है उसका बी पॉइंट है सप्लाई ऑफ सर्विस। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट, कंपैरिजन भी हो जाएगा, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मैंने क्या कहा था अभी आपको, मैंने कहा था बेटा गुड्स का अगर टाइटल मतलब पोसेशन, ओनरशिप प्लस पोसेशन दोनों ट्रांसफर कर रहे हो तो वो होगी सप्लाई ऑफ गुड्स। और अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो राइट इन गुड्स, ठीक है, राइट इन गुड्स, आप पोसेशन तो दे रहे हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मगर आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है बेटा ये है रेंटिंग ऑफ गुड्स, ये है रेंटिंग। रेंटिंग और गुड्स का मतलब क्या था, एनी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट। ठीक है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट। तो बेसिकली जब आप मूवेबल एसेट किराए पर दे रहे हो, जब आप मूवेबल एसेट किराए पर दे रहे हो तो इसे कहा जाता है सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जो गुड्स है अगर आप उसे किराए पर दे रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ठीक है, और अगर गुड्स है आप परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब ओनरशिप प्लस पोसेशन दोनों ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, A transfer right to use of a generator for a period of 2 months for an agreed consideration to B in February 20. The foregoing transfer of generator without transfer of title generator shall be treated as supply of service. तो इसको आसान शब्दों में क्या कह सकते हो आप, रेंटिंग। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए, एक हो गया ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसके लिए आसान शब्द क्या है, रेंटिंग ऑफ गुड्स। इसके लिए आसान शब्द क्या बेटा, रेंटिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, 1C पर आ जाओ, ये है 1C, जो 1C, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस एट फ्यूचर रेट ऑन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन। देखो यहां पर भी टाइटल इन गुड्स है बेटा, यहां पर भी टाइटल इन गुड्स को ट्रांसफर किया गया है। यहां पर डिफरेंस क्या है, ये है फॉर लमसम कंसिडरेशन, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये है फॉर लमसम कंसिडरेशन। ठीक है, और बेसिकली ये क्या है, ये हायर परचेज सेल सिस्टम है। हायर परचेज सेल सिस्टम है कि भाई अभी तो आप सामान ले जाओ, इंस्टॉलमेंट पे करना, जब आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे गुड्स आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आप इन दोनों को इकट्ठा ही कर लो। तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ठीक है, चाहे फॉर ए लमसम कंसिडरेशन है, चाहे एचपी सेल्स है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। बट जहां पर ट्रांसफर किया गया है गुड्स का विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो वो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आसान शब्दों में रेंटिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ओके, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। फर्स्ट को पहले वाइंड अप करो।
अगर टाइटल ट्रांसफर किया गया है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर गुड्स का सब्जेक्ट मैटर गुड्स ही है, मजेदार चीज है कि गुड्स को अगर ट्रांसफर कर दिया गया, ओनरशिप प्लस पोसेशन टाइटल, तो वो है सप्लाई ऑफ गुड्स। बट अगर गुड्स किराए पर दिए गए हैं, गुड्स है सब्जेक्ट मैटर मगर किराए पर दिए गए हैं, ठीक है, ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग टाइटल इन गुड्स, तो ये क्या है, रेंटिंग ऑफ गुड्स, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब चलते हैं पॉइंट टू। पॉइंट टू का फर्स्ट कहां पर है, ये है बेटा 2A, ये है 2A। एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। देखो लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स की डेफिनेशन को रिकॉल करो। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब हमने कहा था कि गुड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होती। फिर जब हमने सर्विस की डेफिनेशन को पढ़ा, सर्विस में था एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो इसका मतलब क्या था, हमने जो एनालाइज किया था, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो क्या बन जाएगी, टेक्निकली वो क्या बन जाएगी, सर्विस बन जाएगी। बट मैंने ये कहा था कि जब लैंड को ट्रांसफर करोगे तो वो सर्विस नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि अगर लैंड के रिलेशन में कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो वो सर्विस कहलाएगी। तो यहां क्या लिखा है, एनी लीज टेनेंसी, ठीक है, लीज टेनेंसी, आपने लैंड को किराए पर दिया, आपने लैंड को इस्तेमाल करने का लाइसेंस दिया, आपने ईजमेंट, अब ये ईजमेंट एक वर्ड है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ईजमेंट वर्ड किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ईजमेंट क्या होता है, देखो आपका ये हाउस है, ठीक है, ये आपका हाउस है और इसके पीछे भी छोटे छोटे हाउस बने हुए हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये हाईवे है, हाईवे है। अब यहां पर एक हाउस है, यहां पर एक हाउस है। ये जो हाउस वाला व्यक्ति है, अगर ये हाईवे पर आना चाहता है तो इसको यहां से घूमकर ऐसे हाईवे पर आना पड़ता है और इसके लिए जो टोटल वे पड़ता है वो पड़ता है 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर। और अगर यहां से हम डिस्टेंस देखें, मतलब अगर इस छोटे हाउस से अगर हम चलकर आते हैं और इस हाउस से बाहर निकल जाते हैं हाईवे पर, तो ये है केवल और केवल 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। अब ये जो पीछे ये हाउस वाला बंदा है, ये आपसे कहता है भाई साहब देखो मुझे, और आपका जो हाउस है बट ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टेड हाउस, ठीक है, ये बड़ा बहुत बड़ा फार्म हाउस है आपका। यहाँ पर एक छोटे से एरिया में आपने क्या कर रखा है, छोटे से एरिया में आपने बिल्डिंग बना रखी है, उसके बाद ये पूरा ओपन एरिया आपके पास है जिसमें आप फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लेग्राउंड बना रखे एक्सेट्रा। अब ये आपसे रिक्वेस्ट करता है, कहते हैं सर देखो मुझे यहाँ पर अपने हाउस में से जाने का एक रास्ता दे दो, एक छोटा सा रास्ता मुझे बिल्कुल कॉर्नर से दे दो और मैं यहाँ पर निकल जाऊंगा। और सर जब तक आप मुझे ये सुविधा प्रदान करते हैं मैं आपको इसका एक अमाउंट पे करता रहूंगा, मैं इसका आपको एक शुल्क देता रहूंगा। देखो सर मेरे को आने जाने का यहाँ खर्चा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है, आप ये सुविधा उसको बेटा दे देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ईजमेंट। ये क्या कहलाता है, ईजमेंट, ठीक है। ये यूज होता है, गूगल पे डाल के देखना ईजमेंट, तो वहां पर जो सबसे पहले ही फर्स्ट पेज पर जो आपको इमेजेस आएंगी वहां पर ऐसे होगा, एक घर बना हुआ है, फिर उसके ऊपर पीछे छोटा घर है और वहां से एक रास्ता दिया गया निकलने का, दैट इज कॉल्ड ईजमेंट, ठीक है। तो इसके बदले जो पैसा मिलेगा, तो बेसिकली ये भी क्या है, एक तरीके से आप अपना जो एरिया रास्ता है वो किराए पर दे रहे हो कि ठीक है आप मेरी प्रॉपर्टी का रास्ता यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में से आने जाने का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ईजमेंट। आसान शब्दों में लैंड किराए पर देना, सप्लाई ऑफ सर्विस, डन। एग्जाम्पल, a owner of specified piece of land in Delhi lease the same to be for 1 year for agreed consideration, the aforesaid lease of land shall be treated supply of service, ठीक है, आसान है। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, देखो बेटा यहां पर लैंड था, यह है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी इमूवेबल होती है, इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इधर होली और पार्टली। तो आसान शब्दों में ये क्या है हमारा 2A, ये 2A है और ये है बेटा 2B,
ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, एंट्री नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर हम बात कर रहे थे गुड्स की, गुड्स बेच दिए, सप्लाई ऑफ गुड्स, किराए पर दिए, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड किराए पर दिया या बिल्डिंग किराए पर दी तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पर देना। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल एसेट, रेंटिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, रेंटिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बराबर। चलिए ये हो गए। इसके बाद 2A है, 2B है, 2 में सिर्फ 2 ही पॉइंट थे। चलिए अब चलते हैं 3 पर। 3 पर बेटा, 3 ये है, 3 का सिंगल ही है, सिंगल ही है। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, जॉब वर्क। बेसिकली इसको जॉब वर्क भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड, जब एक व्यक्ति के गुड्स पर, देखो दोबारा कह रहा हूं, सब्जेक्ट मैटर गुड्स है, जब एक व्यक्ति के गुड्स पर कोई दूसरा व्यक्ति कोई ट्रीटमेंट करता है या कोई प्रोसेसिंग करता है तो उस एक्टिविटी को कहा जाता है सप्लाई, उसे कहा जाता है जॉब वर्क, और इसे कहा जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस। तो दोबारा देखिए बेटा, ये गुड्स है, सब्जेक्ट मैटर तो गुड्स है, मगर गुड्स सप्लाई नहीं हो रहे हैं, गुड्स सप्लाई नहीं हो रहे हैं। गुड्स को एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दिया और दूसरा व्यक्ति इसके ऊपर कुछ प्रोसेस या ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो जो प्रोसेस या ट्रीटमेंट की एक्टिविटी है दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, इसे जॉब वर्क भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, ए इज मैन्युफैक्चरर ऑफ ए गुड्स लाइट, ही होगा बेटा, ये he sent his goods for the purpose of special packaging to be on job work. In given case, the activity of special packing by B shall be treated as supply of service. Further, it shall be immaterial whether B used his own packing material or provided by A. ए एक बड़ी फैक्ट्री है जो प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को पैक करना होता है। अब ए के पास दो रास्ते हैं, या तो वो लेबर हायर करे, एक अलग से रूम में वो लेबर को बिठाए, जो लेबर इसकी पैकिंग करेगी। वो कहते हैं यार मुझे एक रूम लेना पड़ेगा इसके लिए, फिर इसके लिए मुझे लेबर हायर करनी पड़ेगी, फिर इसके लिए मुझे पैकिंग मटेरियल भी देना पड़ेगा। ठीक है यार, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। ठीक है, मान लो ऐसे करने में एक प्रोडक्ट को पैक करने में लगता है 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया। वो एक दूसरे व्यक्ति से बात करता है जो क्या करता है, जो जॉब वर्कर है, जो सिर्फ पैकिंग का काम करता है। पता लगा कि अगर हम उसको देते हैं तो 1 रुपया 10 पैसे लगेगा, तो उसने कहा यार सिर्फ 10% कॉस्ट एक्स्ट्रा है, मगर वो जो टाइम बचेगा और जो मेरा पैसा बचेगा, जो मेरा पैसा ब्लॉक होने से बचेगा, मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मिस्टर ए अपना जो प्रोडक्ट है वो बी को दे देता है, बी उसको पैक करके वापस ए को दे देता है। तो यहां पर ए के प्रोडक्ट पर बी कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहा है, पैकिंग की प्रोसेसिंग कर रहा है, तो ये जो बी एक्टिविटी कर रहा है ये कहलाएगी सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके तो बेटा आप ढेरों एग्जाम्पल देख सकते हो, इसके तो आप ढेरों एग्जाम्पल दे सकते हो। आप अपने कपड़े ड्राई क्लीनर को देते हो, आप अपने कपड़े ड्राई क्लीनर को देते हो। ठीक है, तो आपके कपड़े, मतलब आपके कपड़े गुड्स पर ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, ड्राई क्लीनर। तो जब एक व्यक्ति के गुड्स पे कोई दूसरा व्यक्ति कोई एक्टिविटी या प्रोसेस करता है, ट्रीटमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। आपके पास टीवी है, आपके चलो आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल खराब हो गया, आप रिपेयर सेंटर पे जाते हो, ठीक है, और उसको दे देते हो, तो आपके मोबाइल पर मोबाइल कंपनी या वो जो रिपेयर कर रही है, तो दैट इज आपके गुड्स पर कोई दूसरा व्यक्ति प्रोसेसिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो बेटा वो सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में कवर होता है। डन। चलो पहला क्या था, साथ साथ रिकॉल भी करते जाओ। सबसे पहले हमने पढ़ा था गुड्स का अगर टाइटल ट्रांसफर करते हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, चाहे लमसम इमीडिएट कंसिडरेशन के लिए या फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, दूसरा अगर आप गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है, केवल यूज करने के लिए देते हैं, दैट इज रेंटिंग ऑफ मूवेबल, रेंटिंग ऑफ गुड्स, तो वो कहलाती है सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, लैंड
एंड बिल्डिंग अगर आप किराए पर देते हैं तो वो कहलाती है सप्लाई ऑफ सर्विस। तीसरा हमने क्या पढ़ा है, अगर एक व्यक्ति के प्रोडक्ट गुड्स पर कोई दूसरा व्यक्ति कोई प्रोसेस या ट्रीटमेंट करता है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। आसान शब्दों में जॉब वर्क वर्ड यूज करो। तो बेटा जो जॉब वर्क होता है, ठीक है, जॉब वर्क होता है वो कहलाती है सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट 4, ये है बच्चे 4A और ये है 4B, अभी 4C भी है शायद आगे, वो 4A और 4B ही है। चलो ये गुड्स में है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट और अंडर डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन। देखो ये आपको याद होगा, इसके ऊपर हमारे पास शेड्यूल 1 की सबसे पहली एंट्री आपको याद होगी, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट कंसीडरेशन, जिस पर आईटीसी ले लिया गया था। और अगर वो विद कंसीडरेशन है तो वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में कवर हो जाता है। तो अगर आप बिजनेस एसेट को डिस्पोज करते हो, बिजनेस एसेट को डिस्पोज करते हो फॉर ए कंसीडरेशन, तो वो सप्लाई होती है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अकॉर्डिंगली। और अगर आप बिजनेस एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो विदाउट कंसीडरेशन, जिस पर आईटीसी लिया जा चुका है, तो वो कहलाती है हमारी सप्लाई एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, मतलब शेड्यूल 1 की एंट्री नंबर 1 के अकॉर्डिंगली। तो बट ऑब्वियस जो डिस्पोजल है वो ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है, तभी तो चेक कर रहे हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस एसेट का डिस्पोजल कर रहे हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। A is carrying on business of consumer durable product. He disposes a defective refrigerator for 50,000 rupees to B, whereas normal price is 3,50,000. Aforesaid disposal shall be considered as supply of goods by B. ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो दिया था मैंने वही आप रिलेट कर लो। क्या कहा था कि आपकी ज्वेलरी शॉप है, आपके पास पुराना फर्नीचर है, नंबर ए, आप उस फर्नीचर को फॉर ए कंसिडरेशन डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो वो है आपकी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अकॉर्डिंगली सप्लाई। ठीक है, और इस एंट्री के अकॉर्डिंगली वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स। आपका पुराना आप ज्वेलर हैं, आपका पुराना फर्नीचर है, आप उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, आपका फ्रेंड कहता है मुझे दे दो, आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हो, जिस पर आप आईटीसी ले चुके थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है अगर आपने वो आईटीसी लिया था तो वो है आपका सप्लाई। और अगर वो सप्लाई है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, अगर वो सप्लाई है तो अगेन वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। और अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन फ्रेंड को दिया था और आईटीसी भी क्लेम नहीं किया था, फिर तो बेटा वो सप्लाई नहीं है। और अगर सप्लाई नहीं है तो फिर गुड्स या सर्विस की सप्लाई है या नहीं, फिर मैटर क्या करता है, इट इज नॉट ए सप्लाई, वहीं पर वो जीएसटी से बाहर हो गया। ठीक है, तो अगर आपने बिजनेस एसेट को डिस्पोज ऑफ किया, आसान, अगर बिजनेस एसेट को डिस्पोज किया और वो ऑलरेडी सप्लाई, देखो शेड्यूल 2 का मतलब ही है कि ऑलरेडी सप्लाई प्रूव हो चुकी है, ऑलरेडी गुड्स या सर्विसेज प्रूव हो चुके हैं, प्लस सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी के अकॉर्डिंगली वो सप्लाई बन चुका है। तो अब लड़ाई इस पर नहीं है कि सप्लाई है या नहीं है, लड़ाई इस पर है कि जो सप्लाई है वो गुड्स की है या सर्विसेज की है। तो आसान शब्दों में डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, चाहे वो सेक्शन 7(1)(a मतलब फॉर ए कंसिडरेशन हो, या 7(1)(c शेड्यूल 1 की एंट्री नंबर 1 के अकॉर्डिंगली विदाउट कंसिडरेशन है, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। डन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट, any goods forming part of business asset will be deemed to be transferred in furtherance of business before any person cease to be a taxable person. यहां पर बेटा गुड्स का मतलब है स्टॉक एंड ट्रेड, यहां पर इन गुड्स का मतलब है स्टॉक एंड ट्रेड। ठीक है, देखो इसको समझो, ये भी बेसिकली इसी का एक एक्सटेंशन है, ये भी ना इसी का एक्सटेंशन है। बिजनेस एसेट को जीएसटी में डिफाइन नहीं किया गया है, तो बेटा बिजनेस एसेट में स्टॉक भी कवर होगा। बिजनेस एसेट हम ये मान के चल सकते हैं जो बैलेंस शीट में है एसेट साइड में वो बिजनेस एसेट है, वहां पर तो स्टॉक एंड ट्रेड भी आता है। और बट ऑब्वियस है जैसे ही एक व्यक्ति स्टॉक परचेज करता है, हम आगे पढ़ेंगे, वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेता है। ठीक है, वो उसका आईटीसी क्लेम कर लेता है। अब समझिएगा,
ट्रांसफर सप्लाई तो तब क्रिएट होती है ना, सप्लाई तो तब होती है जब आप उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो। ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस है, सिर्फ अभी सुनना समझना, एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, यहां पर आपको नहीं दिया गया मटेरियल में एग्जाम्पल। आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में अनसोल्ड स्टॉक है। आपके बिजनेस में अनसोल्ड स्टॉक है, मतलब कुछ स्टॉक इन ट्रेड है जो बचा हुआ है। आपने 1000 यूनिट खरीदी थी, 700 बिक गई, 300 यूनिट आपकी बची हुई है। पूरी 1000 यूनिट पर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया था, हर बिजनेसमैन करता है, ठीक है। तो यहां पर ये सिचुएशन होगी नहीं कि आईटीसी क्लेम नहीं किया था। तो एक व्यक्ति बिजनेसमैन ने, ठीक है, एक बिजनेसमैन ने 1000 यूनिट परचेज की रॉ स्टॉक की, उसमें से आईटीसी क्लेम कर लिया इमीडिएटली, 700 यूनिट सेल हो गई, 300 यूनिट बची हुई है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अब ये व्यक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देता है। एनी पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, सीजेस टू बी मतलब सीज टू मतलब कम्स टू एन एंड, टैक्सेबल पर्सन। तो एक व्यक्ति जब अब क्या नहीं है, एक व्यक्ति जो अब रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो अगर एक व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, अप्लाई कर देता है, तो बेटा जिस दिन वो नॉन टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा उसके एक दिन पहले, उसके स्टॉक में जितना भी अनसोल्ड यूनिट्स हैं, ठीक है, मान लिया जाएगा कि आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है। एक्चुअली ऐसा करने से होगा क्या, क्योंकि कल आप बन गए नॉन टैक्सेबल पर्सन, तो जब आप इन यूनिट्स को फ्यूचर में सेल करोगे तो भाई इसके ऊपर आप टैक्स तो गवर्नमेंट को पे करोगे नहीं, मगर आप ऑलरेडी इसका आईटीसी क्लेम कर चुके हो। समझना मेरी बात, हमारे स्टॉक में 300 यूनिट्स हैं जिसका हम आईटीसी क्लेम कर चुके हैं, मगर फ्यूचर में जब आप इसे बेचोगे तो आप इस पर टैक्स तो पे करोगे नहीं, क्योंकि आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो बेटा यहां पर क्या कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के स्टॉक में अनसोल्ड स्टॉक है, अगर किसी व्यक्ति के पास अनसोल्ड स्टॉक इन ट्रेड है और वो व्यक्ति नॉन टैक्सेबल पर्सन कन्वर्ट हो जाता है, नॉन टैक्सेबल पर्सन बन जाता है, तो आखिरी दिन जब वो टैक्सेबल पर्सन था, ठीक है, तो उसके पास जितना भी स्टॉक इन ट्रेड बचा हुआ है, मान लिया जाएगा कि उसने ये सप्लाई कर दी। एक्चुअल में सप्लाई नहीं हो रही है, मान लिया जाएगा उसने ये सप्लाई कर दी। इसका मतलब वो जो 300 यूनिट्स हैं जिस पर वो ऑलरेडी आईटी से ले चुका है बेटा, क्योंकि अब मान लिया जा रहा है कि आपने सप्लाई कर दी है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फिर जीएसटी लग जाएगा। गवर्नमेंट कहती है भैया इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब आप टैक्सेबल से नॉन टैक्सेबल पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो तो जितना भी अनसोल्ड स्टॉक है उस पर जो जीएसटी बनता है वो पे करना पड़ेगा, बस ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो क्या हुआ आसान शब्दों में, जब एक टैक्सेबल पर्सन नॉन टैक्सेबल पर्सन में कन्वर्ट होता है तो उसके पास जितना भी अनसोल्ड स्टॉक है उसके ऊपर उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सप्लाई मान लिया जाता है, ठीक है। तो एनी गुड्स, अब दोबारा पढ़ो अब समझ आएगा। एनी गुड्स फॉर्मिंग, ये गुड्स का मतलब क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट, ठीक है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट। तो बेसिकली दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर हम बात करें स्टॉक इन ट्रेड की, तो एनी स्टॉक इन ट्रेड will be deemed to be transferred in furtherance of business before any person cease to be taxable person, ठीक है। any unsold stock in trade will be deemed supply of goods. Any unsold stock in trade will be deemed supply of goods when taxable person becomes non-taxable person, ठीक है। अब तो समझ आ जाएगा, एनी अनसोल्ड स्टॉक इन ट्रेड विल बी डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स।
व्हेन अ टैक्सेबल पर्सन बिकम्स नॉन टैक्सेबल पर्सन। इसका एक एग्जांपल लिखिएगा, इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए। यहां तो स्पेस खत्म हो गया आपके पास होगा, लिख लो बेटा, एक एग्जांपल लिखो यहां पर जरूर। मोहन, a trader, is winding up his business. Any unsold stock shall be deemed to be supplied by him। तो ये इसी पर्पस के लिए होता है, ये बेसिकली सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक के पर्पस के लिए होता है, ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेंडर कर रहा है, कब करेगा? अगर वो टैक्सेबल से नॉन टैक्सेबल में कन्वर्ट हो रहा है या वो अपना बिजनेस ही बंद कर रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, जब एक व्यक्ति जीएसटी से बाहर निकल रहा है तो उस समय उसके पास जितना भी स्टॉक बचा हुआ है स्टोर में, ठीक है, वो डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके ऊपर उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर पॉइंट 4 में 2 हो गए। अब पॉइंट नंबर 1 क्या था, ये साथ साथ रिकॉल करते रहो, याद करने में आसानी होगी। ट्रांसफर की बात कर रहे थे, ट्रांसफर ऑफ गुड्स की, ठीक है। अगर टाइटल इन गुड्स दिया गया है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर ट्रांसफर किया गया विदाउट ट्रांसफरिंग टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब केवल और केवल पोसेशन दिया गया है, राइट ऑफ यूज दिया गया विदाउट ट्रांसफरिंग टाइटल इन गुड्स, तो वो है रेंटिंग, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा पॉइंट बच्चे जो हमने पढ़ा था वो था लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पर देना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पर देना, सप्लाई ऑफ सर्विसेज था। पॉइंट 3 में हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट 3 में पढ़ा था हमने जॉब वर्क, जॉब वर्क सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। नंबर 4 परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। और अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, इन केस टैक्सेबल पर्सन बिकम्स नॉन टैक्सेबल, तो जो अनसोल्ड स्टॉक होता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हो गए, 4 के 2 पॉइंट थे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5। 5 में बहुत सारे हैं, ए बी सी डी ई एफ। पॉइंट 5A कहां पर है? मिल गया बच्चे, ये है 5A। 5A रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक तरीके से बेटा ये डुप्लीकेशन ही है, एक तरीके से ना ये डुप्लीकेशन ही है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसलिए इसके ऊपर कोई दोबारा ज्यादा चर्चा नहीं करें। अगर लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो किराए पर दी जा रही है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया? मान लो एक प्लांट है जो परमानेंटली, अब देखो यहां पर ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मोर देन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बट मान लीजिए एक प्लांट है जो परमानेंटली लैंड पर, जो परमानेंटली लैंड के साथ फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, तो इट बिकम्स इमूवेबल, इट बिकम्स इमूवेबल, ठीक है, इट बिकम्स इमूवेबल। तो वो हमारे पास क्या है? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसे किराए पर देना सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। तो इसकी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है एक्सक्यूज में, ठीक है। तो ये सिमिलर पॉइंट था। पॉइंट नंबर 5B, ठीक है, construction of complex building, civil structure or part thereof, including a complex or building intended for sale to buyer wholly or partly, except where entire consideration has been received after issuance of completion certificate, whether required by competent authority or after its first occupation, whichever is earlier। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो। बिल्डर ने बिल्डर ने 100 फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए,
जिसमें से 70 फ्लैट्स की प्री बुकिंग हो गई और 30 फ्लैट्स बाद में बिके हैं, सोल्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड। एक बिल्डर है, फॉर एग्जांपल टीडीआई बिल्डर्स, ठीक है, डीएलएफ बिल्डर, टीडीआई बिल्डर, वटएवर, एक बिल्डर ने 100 फ्लैट्स बनाए। एक बिल्डर ने 100 फ्लैट्स बनाए और 100 फ्लैट्स बनाने के लिए उसने क्या करा, भूमि पूजन करा और न्यूज़पेपर में ऑनलाइन एक बड़ा बड़ा ऐड दे दिया कि आप फ्लैट बुक करें। देखो, प्री बुकिंग का फायदा ये होता है, प्री कंस्ट्रक्शन बुकिंग का फायदा ये होता है कि सस्ता मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉपर्टी बनकर तैयार नहीं हुई है, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो बिल्डर आपसे पैसा लेता है, उसे बैंक से कम पैसा लेना पड़ता है, तो उसको बिना इंटरेस्ट का पैसा मिल जाता है। जैसे जैसे प्रॉपर्टी बनती रहती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है, और जब बनकर तैयार हो जाता है तो बट ऑब्वियस है, जिस व्यक्ति ने कंस्ट्रक्शन के टाइम में बुक कर दिया होगा उसे सस्ता मिला होगा, और जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन होने के बाद जाएगा उसको थोड़ा महंगा मिलेगा। हाँ, फायदा ये भी है कि भाई कितने साल में बनेगा ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कंफर्म नहीं है अभी तो, और ये व्यक्ति सेटिस्फाई है। भाई जो बना प्रोजेक्ट होगा, मैं बोलने नहीं जाऊंगा, अब जरा समझिएगा क्या लिखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैंड एंड बिल्डिंग मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये गुड्स नहीं होती, और जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। तो इसका मतलब जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो सर्विस है। फिर ये भी कहा था कि बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की सेल या परचेज पर जीएसटी नहीं लगता। अगर सेल या परचेज के अलावा कोई और, दोबारा समझिएगा, सेल और परचेज के अलावा अगर कोई और एक्टिविटी लैंड एंड बिल्डिंग के रिलेशन में होती है, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस में जीएसटी कवर करता है। देखो, जब फ्लैट बनकर तैयार हो गए, सोल्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसी बिल्डिंग का या किसी फ्लैट का कब बनता है? जब फ्लैट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। फिर जो अथॉरिटी होती है जो ये सर्टिफिकेट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको चेक करती है और कहती है कि यस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लीजिए। मतलब हम ऐसे फ्लैट्स की बात कर रहे हैं जो बनकर तैयार हो चुके हैं, रेडी टू मूव है, और अथॉरिटी की तरफ से सर्टिफाई हो चुके हैं कि दिस फ्लैट इज कंप्लीटेड। बेटा अगर ऐसे फ्लैट की सेल कर रहे हैं तो ये तो क्या है? ये तो सेल ऑफ बिल्डिंग है और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, जिसे मैंने पहले भी कहा था बेटा, ये जीएसटी में कवर नहीं है, ये जीएसटी में कवर नहीं है, क्योंकि सेल एंड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जीएसटी में कवर नहीं होता। बट इसके अलावा अगर कोई और एक्टिविटी है लैंड एंड बिल्डिंग के रिलेशन में, तो उसको जीएसटी में कवर किया गया है। अब यहां पर पढ़ो, 100 में से 70 फ्लैट्स की प्री बुकिंग हो गई। अगर मैं किसी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट को बुक कराने जाता हूं तो बुकिंग का मतलब क्या होता है? देयर इज एन एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट कब होगा इन्फोर्सेबल? जब मैं उसके लिए कुछ कंसिडरेशन दूंगा, तभी तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, एक एग्रीमेंट हो रहा है, मैं उसके लिए कंसिडरेशन दे रहा हूं, तो नाउ इट इज इन्फोर्सेबल इन द लॉ, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बना है। ठीक है, तो बेसिकली बुकिंग का मतलब क्या होगा? मुझे अगर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन, मैं भी इन 70 फ्लैट में से एक फ्लैट मान लो मेरा है, ठीक है, इन 70 फ्लैट में से मान लीजिए एक फ्लैट मैंने बुक कराया, तो मैं क्या क्या होगा, जब वो एडवर्टीजमेंट आया, देखा, हमने जाके देखा, उन्होंने एक सैंपल फ्लैट बना रखा था, आई वॉज हैप्पी। ठीक है, मैंने एडवांस दिया 2 लाख रुपए और फ्लैट बुक करा लिया, और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन हो गई कि मुझे कितना कितना पैसा कब कब देना है और कब मुझे फ्लैट मिल जाएगा। ठीक है, बस यही जो एक्टिविटी है ये बेटा सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होती है। तो जो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कोई फ्लैट परचेज करते हैं, ठीक है, फ्लैट परचेज करते हैं तो, या बुकिंग कराते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। अब पढ़ो दोबारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर। ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स
जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो दुकान बनाकर बेचना चाहता, ठीक है, बेचना चाहता है बायर। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग या किसी स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन इस पर्पस से की जा रही है कि बिल्डर ये कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स का हिस्सा, ये बिल्डिंग या बिल्डिंग का हिस्सा सेल करना चाहता है, ठीक है, होली और पार्टली, चाहे वो पूरा सेल करना चाहता है या उसका कुछ हिस्सा सेल करना चाहता है, ठीक है, करना चाहता है, एक्सेप्ट किसे बाहर रखा गया है, वेयर एंटायर कंसिडरेशन, जहां पर पूरा का पूरा कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मतलब अगर एक बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई है, अगर एक बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई है, मगर इस बिल्डिंग से, जो इस बिल्डिंग को जब वो सेल कर रहा है, और वो पैसा कब मिल रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, तो बेटा वो जीएसटी में कवर नहीं है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले बिल्डर के फ्लैट की बुकिंग हो जाती है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होती है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। अगर बिल्डर के कुछ फ्लैट बुक नहीं हुए, अगर बिल्डर के कुछ फ्लैट्स बुक नहीं हुए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी अनसोल्ड हैं, अब अगर बिल्डर उन फ्लैट्स को सेल करता है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर नहीं किया जाएगा। तो बेटा आसान शब्दों में, बुकिंग ऑफ flats before receiving completion certificate, before receiving completion certificate is supply of service, ठीक है। It means if entire consideration is received, entire consideration is received आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बेटा बुकिंग का मतलब है कि कुछ ना कुछ पैसा मिल गया होगा, तो ऐसे फ्लैट जो बुक नहीं हुए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी अनसोल्ड पड़े हुए हैं, उनको अगर सेल करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, वो जीएसटी में कवर नहीं है, ये बच्चे जीएसटी में कवर हो जाएगा, ठीक है। ये थी एंट्री 5B। 5C, टेम्परेरी ट्रांसफर or permitting the use of enjoyment of any intellectual property or right. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में हमारे पास कहा था ना, सप्लाई मींस ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज, लाइसेंस। मैंने आपसे कहा था कि जब रेंट या लीज वर्ड यूज किया जाता है, तो बेटा जब रेंट या लीज वर्ड यूज किया जाता है वो टेंजिबल एसेट के लिए किया जाता है। इंटेंजिबल एसेट मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए को जब किराए पर दिया जाता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है लाइसेंस। तो टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट, पर टेम्परेरी मतलब परमानेंट ट्रांसफर कर दिया भैया, फिर तो वो सेल हो गया, फिर तो वो सेल हो गया। तो ये क्या है, लाइसेंस टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का लाइसेंस दिया गया, उस लाइसेंस के बदले जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो बेसिकली रेंट, इसको दिमाग में बिठा लो, इसको दिमाग में बिठा लो। इसको हम वहां भी रिलेट कर सकते थे, लॉ में करने थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया कि भाई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि लिटिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज तो अगर आप इसको लॉजिकली समझो तो क्या हुआ कि भाई मेरे पास गुड्स हैं, वो गुड्स टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। देखो गुड्स है ना भाई, गुड्स तो टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था एक बार पढ़ लेना, फिर लॉजिकली आंसर दे सकते हो। गुड्स हैं टेंजिबल या इंटेंजिबल, अगर गुड्स को टाइटल ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या है, सेल, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं किया गया है, ठीक है, सिर्फ आपने उसको यूज करने का, इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है, तो इन दैट केस वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी। तो ऐसे ही जो लाइसेंस, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है बेटा, इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, सेल करी तो सप्लाई ऑफ गुड्स, किराए पर दी, लाइसेंस दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस। 5D,
डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट और इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड सॉफ्टवेयर। बेटा एक आते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर, जैसे अगर आपको विंडोज 10 चाहिए तो विंडोज 10 आप परचेज कर सकते हैं। वर्ड क्या होता है, आप विंडो 10 परचेज कर सकते हैं। आपके लैपटॉप के साथ है ये, वेल एंड गुड, ठीक है। वो जो लाइसेंस आता है वो लाइसेंस परमानेंटली आपका होता है कि उस लैपटॉप पर जब तक वो लैपटॉप है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, वो आपका हो गया लाइसेंस, ठीक है। तो अब देखो वहां पर क्या होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो रेडीमेड होते हैं, मतलब रेडी टू यूज। तो बेसिकली जब उन लाइसेंस को, उन सॉरी सॉफ्टवेयर को सेल किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर हो जाते हैं। मगर जब कस्टम मेड, देखो कस्टम मेड या टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डेवलप किए जाते हैं, कस्टमाइज किए जाते हैं, ठीक है, उन पर R&D चलती रहती है। तो जब आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करते हो कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर बना के दो, तो वो कहती है सप्लाई ऑफ सर्विस। तो वो जो आपको सॉफ्टवेयर बना के देगा वो सेल, वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होगा, ठीक है। 5E, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन। अब यहां थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ठीक है। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, किसी काम को नहीं करना, ठीक है। और टू टॉलरेट, किसी चीज को सहना, ठीक है, बियर करना, ठीक है, एक्ट और ए सिचुएशन। तो यहां पर 3 पॉइंट है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ये है बेटा एक, और टू टॉलरेट एन एक्ट और ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन या किसी काम को बेयर करना, और टू डू एन एक्ट, या किसी के कहने पर कोई काम करना। ये वाला पता है क्या है, किसी के कहने पर कोई काम नहीं करना, ये है किसी के कहने पर कोई काम करना। काम का नहीं करना भी काम का करना कहलाता है, काम का नहीं करना भी काम का करना कहलाता है। अगर आपने बेटा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा हुआ है, तो उसमें सेक्शन 28 पीजीबीपी में हम बात करते हैं, सेक्शन 28 पीजीपी में बात करते हैं। और अगर आपने मेरे साथ ही पीजीपी पढ़ा है तो मैं वहां पर एक एग्जांपल देता हूं पिज्जा वाला, ठीक है, ताकि वो एक कनेक्टिविटी हो जाए। आपकी एक पिज्जा शॉप है, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया पिज्जा शॉप चल रही है, ठीक है। सामने आपकी एक पिज्जा शॉप है, बहुत बढ़िया चल रही है। आपके यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी, बहुत छोटा सा पिज्जा वाला क्या करता था, अपनी ठेली लगाता था, उसकी भी ठीक ठाक ठेली चलती थी। मगर जहां पर वो ठेली लगाता था, जिस दुकान के आगे वो ठेली लगाता था, ठीक है, वो दुकान अब बनने लगी हैं और उन्होंने उसे वहां से भगा दिया, वो आपके पास आके खड़ा हो गया। अब वो वहां पर आकर खड़ा हो गया तो अब उस धीरे 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 जब वो वहां पर खड़ा रहा तो उसकी सेल्स से आपके बिजनेस की सेल पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ने लगा। उस आपने कहा यार आज तो कम इंपैक्ट है, फ्यूचर में गड़बड़ ना हो जाए, मुझे नुकसान होने लगे। आपने उसको बुलाया और कहा भाई तू अच्छा भला वहां शॉप लगाता था, यहाँ पर क्यों आके खड़ा हो गया। कहते देखो बाबूजी मैं तो वहीं पर अच्छा भला चलाता था, सेल यहाँ से ज्यादा होती थी, ठीक है, मगर जहां मैं लगाता था वहां पर अब मैं नहीं लगा सकता क्योंकि वहां पर परमानेंट शॉप बन रही है और शॉप है 5 लाख रुपए की, मेरे पास पैसा है नहीं, तो सर एक यही जगह है अब मेरे पास बचे जहां मैं लगाऊंगा। आपने कहा एक काम कर, मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता हूं, मगर आज के बाद तू इस एरिया में दोबारा दिखाई नहीं देगा। वो मान जाता है व्यक्ति। नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट, ठीक है, ये एग्जांपल से समझाने के लिए आपको। तो एक होता है नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट। नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट में क्या होता है, जिसके साथ आप एग्रीमेंट करते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति अब आपसे कंपीट नहीं करेगा, मतलब वो काम नहीं करेगा, उसके बदले आप पैसा दे रहे हैं, उसके बदले आप पैसा दे रहे हैं।
ठीक है जी, उसके बदले बेटा आप पैसा दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति के लिए अंडर इनकम टैक्स एक्ट वो पीजीपी इनकम होती थी, और यहां पर वो जो एक्टिविटी है वो आपके लिए, वो आपके कहने पर काम नहीं कर रहा। तो एग्रीइंग, वो सहमत है किस चीज के लिए, द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, वो आपके कहने से सहमत है कि वो ये पर्टिकुलर काम नहीं करेगा। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, नॉन कंपीट एग्रीमेंट, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। तो बेटा यहां पर नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट जो होता है, या एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ये कहलाती है सप्लाई ऑफ सर्विस। बड़ा मजेदार है यहां पर, इसको जरा पूरे एक प्रीव्यू से लॉजिकल सिस्टम से समझो। जब आप उस व्यक्ति को वो पैसा दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए, जो पिज्जा की ठेली वाला है, उसके लिए अंडर इनकम टैक्स एक्ट पीजीपीपी में टैक्सेबल होता है। जब आप ये पेमेंट करोगे तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर टैक्स को डिडक्ट करने की, टीडीएस की। सामने वाला व्यक्ति, वो जो ठेली वाला है, वो जो 5 लाख रुपए रिसीव कर रहा है, जब वो आपसे 5 लाख रुपए लेगा तो वो आपको क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है सर्विस की। वो क्या कर रहा है बेटा, सप्लाई कर रहा है सर्विस की। ठीक है, वो सप्लाई कर रहा है सर्विस की। तो किसी काम का करना एक्टिविटी है, तो किसी काम का नहीं करना भी क्या है, एक्टिविटी। अब यहां बड़ी मजेदार है चीज, एक्चुअली यहां पर बड़ा सिचुएशन है। पहले तो शेड्यूल 2 कहता है, पहले तो शेड्यूल 2 आपको ये कहता है, पहले तो शेड्यूल 2 आपको ये कहता है कि भाई जो गुड्स या सर्विस है वो ऑलरेडी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में सप्लाई प्रूव हो चुका हो, बट स्टिल यहां पर कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, यहां पर कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं जिन्हें यहीं पर सप्लाई मान लिया जाता है। जैसे कि हमने एक सिचुएशन डिस्कस की थी बेटा, ये वाली सिचुएशन, कि भाई ये वाली सिचुएशन सेक्शन 7 में तो हमारी कवर नहीं हो रही थी, 1 क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी में कवर नहीं हो रही थी, बट यहां पर सप्लाई मान लिया गया। नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। क्या आप कहेंगे सर हमने पहले तो पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अब यहां पर लिखा हुआ है, करना पड़ेगा। ठीक है, यही थोड़ा सा अभी ओवर द पीरियड जब जीएसटी स्टेबल हो जाएगा तब ये चीजें थोड़ी सी सेटल होंगी। तो अब समझिएगा कि किसी काम का नहीं करना, ठीक है, किसी एक्ट का नहीं करना भी क्या कहलाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये जीएसटी के दायरे में आएगी। ठीक है, पिज्जा वाला एग्जांपल ध्यान में रखना। और टू टॉलरेट एन एक्ट, अच्छा, टू डू एन एक्ट, और किसी व्यक्ति के कहने पर कुछ काम का करना, किसी व्यक्ति के कहने पर किसी काम का करना भी सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। ठीक है, अब वो पिज्जा वाला है, अब इस एग्जांपल को कुछ इस तरीके से देखो। पहले तो आपने कहा कि तू नहीं लगाएगा, ठीक है, तू नहीं लगाएगा। अच्छा, अब इसको एग्जांपल को जरा दूसरे एंगल से देखते हैं, दूसरे एंगल से देखते हैं। वो जो पिज्जा वाला वहां पर ठेला लगा के खड़ा था ना, उसका अच्छा भला चलाता था, ठीक है, और आपकी पिज्जा शॉप है, बहुत बढ़िया चल रही है यहां पर। एक व्यक्ति को आपसे जलन है कि आपका बिजनेस इतना बढ़िया क्यों चल रहा है। वो उस पिज्जा वाले को कहता है एक काम कर बेटा, यहां से ठेली उठा और वो जो उसकी पिज्जा शॉप है ना उसके सामने जाके लगा। वो कहता है भाई साहब मुझे क्या फायदा होगा, मैं तो यहाँ भी कमा रहा हूँ वहां भी कमा रहा हूँ, उन्हें लड़ाई होगी आपके तो नहीं, तू लगा, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। वो खुश, कहता है अरे फ्री में 5 लाख रुपए, वो आके लगा गया। अब वो आपके कहने पर काम कर रहा है। सिंपल, किसी काम का नहीं करना या किसी काम को करना, ठीक है, किसी एक्टिविटी का होना या किसी एक्टिविटी का नहीं होना, ये दोनों क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएंगे बेटा। और इंपॉर्टेंट है यहां पर टू टॉलरेट एन एक्ट और ए सिचुएशन, ठीक है, किसी एक्ट या सिचुएशन, किसी एक्ट या सिचुएशन को टॉलरेट मतलब बियर करना, सहना, सहना। आपके पास एक बिल आया, आपने पोस्ट पेड कनेक्शन ले रखा है, आपके पास पोस्ट पेड कनेक्शन है, और ध्यान से देखो जब भी बिल आता है ना आपके पास, किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज का बिल हो, ठीक है, उस बिल में लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं कि आपकी ये ड्यू डेट है, अगर आपने ड्यू डेट तक पे नहीं किया तो हम आपसे लेट पेमेंट चार्जेस लेंगे। मान लीजिए आपके पास एयरटेल का बिल आया, आपका बिल है 600 रुपए, ठीक है, 600 रुपए, और इस 600 रुपए पर उन्होंने जीएसटी लगा रखा है 18%, तो आपका बिल आया 708 रुपए, 708 रुपीज, और उस पर लिखिए कि भाई साहब ड्यू डेट है आपकी 15 तारीख, 15 तारीख तक पे कर दो। अगर आप 15 तारीख के बाद पे करते हो तो हम आपसे 100 रुपया चार्ज करेंगे अगले बिल में प्लस जीएसटी। अब वो 100 रुपए चार्ज क्यों कर रहा है?
कंपनी का अधिकार है, कंपनी ने आपको सर्विस दी है, कंपनी का अधिकार है आपसे पैसा लेना। कंपनी ने आपको एक टाइम दिया कि भाई साहब महीना खत्म हो चुका है, बिल भेज रहे हैं, 15 दिन का और समय है, 15 तारीख तक बिल को जमा करा देना। हमारा अधिकार है पैसा रिसीव करना। 15 तारीख तक आपने एयरटेल को पैसा नहीं दिया, अब एयरटेल आपकी लेट पेमेंट को टॉलरेट कर रही है, सह रही है, ठीक है, बियर कर रही है कि अरे भाई मुझे पैसा मिलना था, मुझे पैसा नहीं मिल रहा। वो टॉलरेट कर रही है, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, वो टॉलरेट कर रही है बेटा। ठीक है, देखो ये वर्ड को बड़ा चुन के यहां पर लिखा गया टॉलरेट। ठीक है, मतलब किसी सिचुएशन या एक्ट को टॉलरेट करना, सहना। तो यार 15 तारीख की ड्यू डेट थी, 16 तारीख पैसा, हाँ आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर बिल होता है ना 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से कॉल आना शुरू हो जाता है, सर आपका बिल ड्यू है, पे कर दो, सर आपका बिल है, कनेक्शन कट जाएगा, ड्यू है। और अगर ड्यू डेट निकल गई तो भाई साहब दिन में एक नहीं 3-4 बार कॉल आते हैं। ठीक है, टॉलरेट करे भाई साहब, पैसा दे दो। उनको डर लगा रहता है, पता नहीं यार ये कनेक्शन ना कटवा ले, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, दिन में 4-4 बार कॉल करते हैं। ठीक है, तो दैट इज टू टॉलरेट एन एक्ट। ठीक है, तो उसके बदले उन्हें क्या मिल रहा है? जैसे ही 15 तारीख क्रॉस हुई, वो सह तो रहे हैं मगर उसके लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं ना बेटा। टॉलरेट एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट। ठीक है, और ए सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। तो ये भी होती है सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उसके ऊपर जो 100 रुपए आपसे लेट पेमेंट चार्जेस लेते हैं वो जीएसटी लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है कि अगर किसी एक्ट को टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है, और बट ऑब्वियस उसके बदले कंसिडरेशन है, ठीक है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। A who is interested in taking loan from some bank but does not have any collateral security approaches B who agree to mortgage his property as collateral security to bank for advancing loan to A। ए एक बैंक से लोन लेना चाहता है मगर बैंक कहता है देखो ए हम आपको लोन तो दे देंगे मगर आपको कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ चीज कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखनी पड़ेगी। अब ए कहता है मेरे पास तो यार कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो बैंक कहता है भाई किसी की भी प्रॉपर्टी ले आओ, हमें तो लोन देने से मतलब है, कोलेट्रल सिक्योरिटी रख लो। ए अपने मित्र बी के पास जाता है, बी की प्रॉपर्टी है, और कहता है भाई देख बी प्लीज मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, बैंक लोन देने के लिए तैयार है मगर उसको कोलेट्रल सिक्योरिटी चाहिए, उसको जमानत चाहिए कि कल मैंने अगर लोन नहीं दिया तो वो उस व्यक्ति से लोन की रिकवरी कर सके। अब एयर भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, कहता है यार कोई बात नहीं मैं दे देता हूं। ठीक है, अब बी ने अपनी कोलेट्रल सिक्योरिटी दे दी। अब बी की कोलेट्रल सिक्योरिटी के बेस पर ए को तो लोन मिल गया, मगर यहां पर अब बी क्या कर रहा है, बी चार्ज सम कंसिडरेशन फ्रॉम ए फॉर प्रोवाइडिंग सच कोलेट्रल सिक्योरिटी। मगर बी कहता है देखो मैं तुम्हारे कहने पर, वर्ड्स पर ध्यान देना, मैं तुम्हारे कहने पर कोलेट्रल सिक्योरिटी रख तो दूंगा मगर इसके बदले यार मुझे भी कुछ फायदा चाहिए, मुझे भी कुछ कंसिडरेशन चाहिए। ठीक है जी, अब समझना यहां पर ये क्या है, बी एग्री टू डू एन एक्ट। ए के कहने पर बी एक काम करने के लिए तैयार हो गया। क्या काम करने के लिए तैयार हो गया? बी अपनी प्रॉपर्टी एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हो गया, इसके बदले उसे पैसा मिल रहा है। तो बेटा ये क्या है, कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बी शैल बी कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ दिस एंट्री एंड शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये तो यहां पर ए के कहने पर बी कोई काम कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। यहां पर क्या था, पिज्जा शॉप वाले के कहने पर पिज्जा कार्ट वाला वहां से चला जाता है। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा। और ये क्या है, टॉलरेट, किसी सिचुएशन या एक्ट को बेयर करना, टॉलरेट करना। ठीक है, ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, ये है 5F। अब बस छोटा सा रह गया है 5F, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स। ये बेटा डुप्लीकेशन है, ये अगेन डुप्लीकेशन हो गया। फॉर एनी पर्पज वेदर और नॉट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन ट्रांसफर द राइट टू यूज एनी गुड्स। अरे भाई तो ये भी तो रेंटिंग हो गई, रेंटिंग ऑफ गुड्स। और रेंटिंग ऑफ गुड्स तो पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रहा, ये देखो ये भी तो रेंटिंग ऑफ गुड्स था। तो डुप्लीकेट है, यस कुछ एंट्रीज यहां डुप्लीकेट हो रही हैं। तो बेटा ये सेम है, सेम एज
1b, ठीक है, सेम एज 1b। क्लियर हो गया? तो सिमिलर टू 1b या सेम टू 1b। डन। अब चलते हैं एंट्री नंबर 6, ये बची है, तो यही है एंट्री नंबर 6 हमारी। एंट्री नंबर 6, और इसको शॉर्ट कर लो, 6 में अकेली एंट्री है। जो मैं यहां से हटा रहा हूं बेटा उसको काट देना। गुड्स, अब पढ़ो इसको जरा। गुड्स हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस आर पुट फॉर एनी प्राइवेट यूज। इसको काट दो। और वापस पढ़ो। वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन, goods held for the purpose of business are put to use for private use, whether or not for a consideration। तो बेसिकली बेटा बिजनेस एसेट यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। एक व्यक्ति अपनी बिजनेस एसेट अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, या एक व्यक्ति अपनी बिजनेस एसेट किसी व्यक्ति को पर्सनल पर्पस, उसके पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने के लिए दे रहा है। मतलब बिजनेस एसेट को नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, चाहे उसके लिए कोई कंसिडरेशन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना, जो आपको मैंने रेड में मार्क किया, ये वाला जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, गुड्स हेल्ड for the purpose of business are put for any private use whether or not for a consideration। तो बिजनेस एसेट को अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है फॉर ए कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा वो तो बात की बात है ना। अगर कंसिडरेशन लिया ही नहीं तो भाई क्या वैल्यूएशन में इसका मेथड दिया गया है कि उसकी वैल्यू क्या होगी जिसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा? क्योंकि अगर वैल्यू नहीं निकाल सकते तो जीएसटी किसके ऊपर लगाओगे? समझ रहे हैं? तो दोबारा मैं कह रहा हूं, अभी ये मत देखो टैक्सेबल है नहीं है, सिर्फ ये देखो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है। ठीक है, तो बेटा ये भी तो एक तरीके से क्या हो गया, ये भी तो डीम्ड सप्लाई की कैटेगरी हो गई। तो सेक्शन शेड्यूल 2 केवल ये नहीं बता रहा कि एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, शेड्यूल 2 कुछ ऐसी एक्टिविटीज को भी कवर कर रहा है, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज को भी कवर कर रहा है जो प्रेमा फेसी सप्लाई नजर नहीं आ रही है मगर उन्हें सप्लाई मान लिया गया है। तो एक तरीके से थर्ड एंट्री आ गई हमारे पास। एक तो था वो स्टॉक एंड ट्रेड वाला एग्जांपल, ठीक है, दूसरा अभी हमने पढ़ा था बेटा, ये जो लास्ट पढ़ा था एंट्री 5E जो पढ़ी थी, ये भी इस तरह की सिचुएशन थी कि अच्छा ये भी सप्लाई माना जाएगा, किसी काम का नहीं करना भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। और अब ये थर्ड एंट्री आ गई 6 कि भाई अगर बिजनेस एसेट को नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, ठीक है, तो वो भी हमारा माना जाएगा। एग्जाम्पल, a deal in home appliances, a deal नहीं है, a यहां पर मिस्टर a deals in home appliances like washing machine, refrigerator, etc. He used computer in his shop for track of inventory and for other business purpose। तो a के बिजनेस में कंप्यूटर है जो अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता है। आउट ऑफ 2 कंप्यूटर्स a takes home 1 computer to be used by his son for his studies during the month of January and thereafter computer is brought back for the showroom। तो भाई एक महीने के लिए ए अपना कंप्यूटर ऑफिस से घर पर ले जाता है। बच्चे के भाई एग्जाम थे, लॉकडाउन में एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, लॉकडाउन में एग्जाम है और बच्चे के एग्जाम के लिए अब जनवरी 20 रखा है, वैसे तो लॉकडाउन से पहले की डेट है। एनीवे, तो मिस्टर ए अपनी बिजनेस एसेट को नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। The aforesaid private use of computer by A or his son shall be treated as supply of service। यहाँ कंसिडरेशन नहीं है या नहीं अभी मैटर नहीं करता, टैक्सेबल होगा नहीं होगा फ्यूचर में देखेंगे, बट अभी ये है कि अगर एक बिजनेस एसेट को पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है,
और लास्ट एंट्री 7, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए इस शेड्यूल का आना था, जो मैं रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट बार बार कर रहा था बेटा, वो यहाँ पर है। इसके 2 पॉइंट है, 7A 7B। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मटेरियल प्लस लेबर दोनों कवर होते हैं। आपके पास एक लैंड है, आपने बिल्डर को अपॉइंट किया, कहा भाई साहब इस पर बिल्डिंग बना के दो। बिल्डर पूछता है सर सामान आप मंगा के दोगे? अब देखो बेटा, अगर आप सामान मंगाते हो और उसको दे देते हो तो जो आपने सामान खरीदा, ठीक है, वो है सप्लाई ऑफ गुड्स, और बिल्डर सिर्फ मकान देगा, वो है सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, आपने बिल्डर को कहा नहीं भाई ये काम करो, अपने आप लो, मेरे को तो बताओ पैसा कितना लगेगा, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं। तो जब बिल्डर लेबर के साथ साथ मटेरियल भी खुद से ही सप्लाई करेगा, दैट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बेटा? ये जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब ये पूरी की पूरी एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, और जो भी उस पर रेट एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। ठीक है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें लेबर के साथ मटेरियल भी शामिल है। ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज अगर सिर्फ आप उससे बिल्डिंग बनवाते, माल खुद देते, वो लेबर देता, तो वो बेटा सप्लाई ऑफ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट होता जो सर्विस कहलाएगी। ठीक है, और जो गुड्स होते परचेज किए होते वो सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में होता। बी, रेस्टोरेंट सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स, फूड। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस बीइंग फूड, तो बेसिकली फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक वेयर सच, इसके अंदर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, नॉन अल्कोहलिक, ठीक है, अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, व्हाई? बिकॉज वो तो जीएसटी के दायरे से बाहर है भाई साहब, जो अल्कोहल जो लिकर है वो तो जीएसटी के दायरे से बाहर है। ठीक है, तो वेयर सच सप्लाई और सर्विस इज फॉर कैश और डेफर्टमेंट पेमेंट अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इन शॉर्ट बेटा, जो फूड की सप्लाई होती है, ठीक है, फूड की सप्लाई होती है कहां पर? वेयर सच सप्लाई और सर्विस इज फॉर कैश। ठीक है, तो जो रेस्टोरेंट में फूड की सप्लाई होती है, जो रेस्टोरेंट में फूड की सप्लाई होती है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ध्यान रखिएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप एक केक परचेज कर रहे हैं बेकरी शॉप से, आप एक केक परचेज कर रहे हैं बेकरी शॉप से, सप्लाई ऑफ गुड्स एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस, एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जाकर एक केक परचेज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वहीं से आप एक केक ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ फूड बीइंग पार्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, उसके वो है सप्लाई ऑफ सर्विस रेस्टोरेंट में। अगर आप किसी बेकरी शॉप पर जाते हो जो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ बेकरी के गुड्स सेल करता है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में कवर होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो रेस्टोरेंट सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो रेस्टोरेंट सर्विसेज होती हैं, तो उस रेस्टोरेंट सर्विस में जो फूड भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, उस फूड को सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ये दैट्स इट। तो दोबारा बेटा इसके ऊपर एग्जामिनर सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने आपसे कहा, एग्जामिनर कुछ एक्टिविटी देगा जो आपको बताने हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एमसीक्यू में आपके एग्जाम में इससे ज्यादा और कुछ बनने के चांसेस नहीं है। वाइंड अप करते हैं, उससे पहले फटाफट एक बार रिकॉल कर ले। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 में हमने क्या करा था? रेंटिंग, अगर आप गुड्स की सेल करते हो, अगर आप टाइटल ट्रांसफर करते हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स, आप टाइटल ट्रांसफर नहीं करते, यूज करने के लिए देते हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, पॉइंट 2 हमारे पास क्या था? अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग किराए पर देते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाया जाएगा, वो पॉइंट 3। अगर आप जॉब वर्क करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाया जाएगा, पॉइंट 4। पॉइंट 4, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। अनसोल्ड स्टॉक जो हमारे पास होता है व्हेन टैक्सेबल पर्सन बिकम नॉन टैक्सेबल, या वो बिजनेस बंद कर रहा है। ठीक है, अरे इसकी एक्सेप्शन रह गई थी बेटा, इसकी एक्सेप्शन रह गई थी, वही मैं देख रहा था कुछ रह गया। पॉइंट 4B में एक्सेप्शन भी थी कि एक्सेप्शन द बिजनेस इज ट्रांसफर टू ऑनगोइंग कंसर्न। अगर एक व्यक्ति अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहा है मगर
वो बिजनेस खुद तो क्लोज कर रहा है मगर एज ए गोइंग कंसर्न कोई दूसरा व्यक्ति उस बिजनेस को परचेज कर लेता है जिसमें सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती हैं, तो अब यहां पर गवर्नमेंट नए व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट कर लेगी, पुराने व्यक्ति इस सिचुएशन में कवर नहीं होगा। या बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, या जहां पर वो व्यक्ति तो बिजनेस से आउट हो जाता है मगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस को आके संभाल लेता है और वो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, ये दो सिचुएशन है जहां पर वो अनसोल्ड स्टॉक उस व्यक्ति के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, सप्लाई ऑफ, अच्छा ये रह गया है क्या हमारे पास, सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी इसी के साथ ही है। ये सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश डेफर्ड। ये बच्चे देख लेना, अगर एक क्लब अपने मेंबर्स को, जस्ट 1 मिनट, ये हमारी रिकॉर्डिंग का टाइम और हमारे वाटर सायरन का टाइम हमेशा क्लैश हो जाता है। चलिए, तो बच्चे अगर एक क्लब अपने मेंबर को, ये एक्चुअली डीम्ड सप्लाई है, ठीक है, ये म्यूचुअल कंसर्न, कि अगर एक क्लब अपने मेंबर को सप्लाई करता है, ठीक है, सप्लाई गुड्स बाय unincorporated association or body of person to a member thereof for cash deferred other valuable consideration, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, मतलब हम उसे जीएसटी में कवर करना चाहते हैं। यू कैन नॉट से कि भाई क्लब अपने मेंबर को दे रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो लगाना चाहते हैं। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको कर लेना, ही रह गई थी हमारे पास। और क्या हमारे पास था, एंट्री नंबर 4 थी। एंड नंबर 5 में हमारे पास मल्टीपल है। 5A रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, यहां पर हमारे पास था, अगर फ्लैट्स की, कॉम्पैक्स की प्री बुकिंग हो जाती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले उसकी बुकिंग हो जाती है, कुछ पैसा मिल जाता है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहेगी। अगर कंप्लीशन के बाद होता है, पूरा का पूरा पैसा कंप्लीशन के बाद मिल रहा है, मतलब एक पैसा भी पहले नहीं मिला, बुकिंग नहीं हुई, प्री बुकिंग नहीं हुई, तो वो जीएसटी में कवर नहीं होता। सी क्या था, लाइसेंस दिया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, दोबारा समझिए किराए पर दी गई है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। डी में हमने करा था, अगर टेलर मेड सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। ई में हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट, नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट, ठीक है, नॉन टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, और टू डू एन एक्ट, किसी काम को करना भी सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस, किसी काम का नहीं करना भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, और किसी सिचुएशन को सहना, टॉलरेट करना, एक्ट एंड सिचुएशन, वो भी हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, 6 में अभी हमने यहां पर पढ़ा है, अगर बिजनेस एसेट को नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। और लास्ट 7 में हमने पढ़ा, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगी, और जो रेस्टोरेंट में फूड की सप्लाई की जा रही है वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहलाएगी। तो चलिए वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे, और हमें करना है शेड्यूल 3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।